हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमने इसके पहले कवर कर लिए हैं टोटल 20 क्वेश्चन। इसमें से इसके पहले वाला क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन था। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 19 वाला, इसमें डाउट था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर था, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। कह रहा है कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू विच द बॉडी इज। कह रहा है कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है, बोल रहा है कि अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बेसिकली ये कह रहा है कि अनेबल है, ठीक है, क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। इटसेल्फ मतलब खुद से वो क्या होगा, अनेबल होगा, खुद से वो अपने अपने रेस्ट के स्टेट को, अपने खुद से रेस्ट के स्टेट को और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के स्टेट को कभी भी वो चेंज नहीं करेगा। कह रहा विरामावस्था तथा एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करती है। हाँ, ये बात सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, वो चाहे किसमें हो, मोशन में हो तो भी उसका अपोज करेगी, चाहे वो रेस्ट में है तो भी उसका अपोज करेगी। तो इसमें दोनों बातें सही है, ठीक है। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ, क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल था, फिर मैंने इसको क्लियर कर दिया। ओके, बात सही है। अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, लेकिन सिर्फ विरामा नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा अपनी गत्या अवस्था के परिवर्तन विरोध करती, बात ये भी सही है, लेकिन सिर्फ गति की अवस्था में विरोध नहीं करेगी। फिर कह रहा है कि गति की दिशा में विरोध करती, बात गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती, बात ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट ये भी नहीं होगा। सही तो तीनों है, डायरेक्शन में अपोज करेगा, मोशन में अपोज करेगा, रेस्ट में भी अपोज करेगा। जब जब आप इन तीनों कंडीशन में चेंज लाओगे तो अपोज करेगा। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे दोनों बात इंक्लूड कर दिया। दोनों बात कैसे इंक्लूड किया आपने, लीनियर मोशन की भी बात कर दिया और साथ साथ इन्होंने क्या बोला है कि ये रेस्ट में भी है। हाँ, रेस्ट के स्टेट को और लीनियर मोशन दोनों की बात यहाँ कर दिया। दैट इज योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें एक साथ आ रही और दोनों सही आ रही है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो सब स्ट्रांग है। कह रहा है ए पर्सन सिटिंग, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, उसके हाथ में आता है, ये वाला मैं करा दिया था क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 से आज हमें डील करना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 से डील करते हैं। कह रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। गाइस मुझे अब एक सेकंड दीजिए, मैं अपने फोन को साइलेंट पर डाल दूं, क्योंकि ये होगा ना, अभी क्लास चल रहा है तो किसी का कॉल आएगा तो आई विल डिस्टर्ब। हाँ, थैंक यू। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हाँ, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग पाथ। ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है। कह रहा है एक कण नियत चाल से एक सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान है, बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल m द्रव्यमान का, m मास का, v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। मुझे इसमें फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो क्या बात बोल रहा है, कह रहा है इसकी चाल बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें बाहर से फोर्स की आवश्यकता नहीं है। एक बात ये होगा। फिर लिखा डिक्रीज द मोमेंटम, संवेग घटाने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चेंज द डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन करने के लिए जरूरत नहीं होगा। अच्छा ये भी ठीक। कीप इट्स मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से चलते रहने के लिए। बोला बच्चे, यहाँ बोला है नॉट रिक्वायर्ड, आवश्यकता नहीं होगी। कह रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई पार्टिकल चल रहा है, हमें फोर्स की आवश्यकता कब नहीं होगी। क्या उसका स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। हमको यहाँ नोट करना मतलब नहीं होगी, तो हमें इस चीज की आवश्यकता तो होगी। अगर मैं चाह रहा हूँ इस पार्टिकल का स्पीड बढ़ा दूं तो मुझे जरूरत है भाई फोर्स की, लेकिन इसने बोला नहीं होगी, तो हमारा ये भी आंसर क्या हो जाए, रॉन्ग।
अगर हम चाहते हैं इसका समवेग घटाने के लिए, समवेग मतलब क्या होता है, इसका मोमेंटम, मोमेंटम घटाने के लिए, तो मोमेंटम घटाने के लिए हमको इसका वेलोसिटी घटाना होगा। तो वेलोसिटी घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें इसके मोमेंटम को भी घटाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यानी हमको नहीं बोला तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है चेंज द डायरेक्शन, पार्टिकल को इधर चल रहा है, मैंने इधर से फोर्स लगा दी, उसका डायरेक्शन मुड़ जाएगा। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसने बोला नहीं, तो भी गलत हो जाएगा। हाँ, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको एक समान वेग से चलने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब कोई पार्टिकल रुकी है तो रुकी रहनी चाहेगी, और कोई पार्टिकल अगर चल रही है तो वो चलती रहना चाहेगी। तब तक चलेगी जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो इस पर जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो हमारा क्या करेगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। मीन्स इसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहने के लिए इसको किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फोर्स। हाँ, ये इनफाइनाइट ऐसे चलता रहेगा, इसलिए इसके लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ से, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम ये चीज कह सकते हैं। आंसर नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये सही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ए मास ऑफ 1 kg, एक मास 1 kg का सस्पेंडेड लटका हुआ है बाई स्ट्रिंग, कोई धागे से। 1 किलो का कोई मास है, किसी धागे से लटका हुआ। ये देख सकते हैं आप, 1 kg का कोई मास है यहाँ पे, ये यूं ऐसे देख रहा है, 1 kg का ये कोई मास है जिसको मैंने क्या किया, किसी धागा से लटका दिया। हाँ, फिगर में आप देख सकते हैं। कह रहा है स्ट्रिंग ए से मैंने यहाँ पे लटकाया है, एंड अनदर स्ट्रिंग सी से मैंने लटकाया है, ठीक है। कनेक्टेड टू इट्स लोअर एंड, हाँ, इफ सडन जर्क इज गिवन टू सी, सडनली क्या किया जाए, इस सी को जर्क देते हैं। जर्क का मतलब झटका देते हैं सडनली, ठीक है। देन तो क्या होगा, कह रहा है 1 किलोग्राम का एक पिंड एक डोरी ए से लटकाया गया है, इसके निचले भाग में एक अन्य डोरी लटकाई गई। चित्र देखिए, यदि डोरी सी पर अचानक झटका दिया जाए, इस पे अचानक से झटका दिया जाए, बच्चे जब आप झटका दोगे ना तो एक टेंशन फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, मान लीजिए आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया कोई एफ, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ रस्सी में आएगा टेंशन, क्या आएगा, टेंशन आएगा। जब हम लोग झटका देते हैं कोई चीज, तो झटका में क्या होता है, हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट का जो फोर्स है बहुत कम टाइम के लिए लगाते हैं। झटका लगाने का मतलब क्या है, बहुत ही कम टाइम के लिए आप बहुत ज्यादा अमाउंट का क्या करोगे, फोर्स लगा दोगे। तो इस पे क्या है, बहुत ही कम टाइम के लिए इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स लग गया। जब बहुत ज्यादा फोर्स लग गया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब इसने बोला है कि दिया जाए तो क्या होगा, बोला कि डोरी ए बी भाग टूट जाएगा, मतलब डोरी का ये बी, ए से लेके बी, ये वाला हिस्सा टूटेगा। बोला द पोर्शन बीसी, डोरी का बीसी भाग टूटेगा, मीन्स ये वाला टूटेगा। बोला नन ऑफ स्ट्रिंग, डोरी का कोई भाग नहीं टूटेगा, और द मास विल रोटेटिंग, ये घूमने लगेगा। घूमने लगेगा तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, हाँ? और कह रहा नन ऑफ द स्ट्रिंग विल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब रस्सी खींचो और टूटे ना, बिल्कुल टूटेगा। अब बात है कि कहाँ से टूटेगा, यहां से टूटेगा कि यहां से टूटेगा। देखो बच्चे, जब आप झटका देते हो ना, तो झटका देने से क्या होता है, टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। अब अगर ये टेंशन फोर्स यहां पे बहुत ज्यादा लग जाए तो ये हमारा ये पूरा टूट जाएगा, या फिर अगर वही टेंशन फोर्स यहां पे ज्यादा लग जाएगा तो हमारा ए बी वाला टूट जाएगा। तो अब यहां क्वेश्चन बनता है कि टेंशन फोर्स ज्यादा कहां लगेगा, ठीक है। देखते हमारे पास बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स लगाया गया, जो फोर्स हमने लगाया ये बहुत ही कम टाइम के लिए और बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया। जब बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। क्या होती है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या करेगी, इनर्शिया अपने होने वाले चेंजेस का अपोज करेगी। तो जैसे इसमें टेंशन का फोर्स लगाया गया तो यहाँ पे इनर्शिया तो क्या हुआ, उतना अपोज नहीं कर पाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो जहाँ टेंशन क्रिएट किया जा रहा है ना और जहाँ फोर्स लगाया जा रहा है उसका इस ब्लॉक से दूरी बहुत ही कम है। लेकिन ये देखेंगे आप, इस जहाँ फोर्स लगा रहे हैं पॉइंट ऑफ फोर्स, और वो पॉइंट की दूरी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि यहाँ तक जब तक हम पहुँचेंगे तब तक हमारी इनर्शिया की जो क्वालिटी होगी वो घट चुकी होगी। मीन्स इस पॉइंट में हमारा इनर्शिया लो है, इस पॉइंट में हमारा क्या इनर्शिया लो है, क्योंकि पॉइंट ऑफ फोर्स से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनर्शिया लो है। और ये यहाँ पे क्या है, इनर्शिया हाई होगा। इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा,
हाई होगा। अगर इनर्शिया क्या है, लो है, इनर्शिया क्या है, लो है, तो ये अपोज कम करेगी, तो यहां से टूटना चाहिए। अभी कैसे डिसाइड करेंगे कि इनर्शिया लो है यहाँ हाई? तो बच्चे ऐसा लोगों को लगता है कि यहाँ से डिस्टेंस कम है तो बोल देंगे इनर्शिया लो है। वो रोटेशनल वाले कंसेप्ट नहीं होता था, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। यहाँ पे इनर्शिया हाई है, दैट इज द रॉन्ग थिंग, ये कंसेप्ट रॉन्ग है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे, हमको वो नहीं करना है। जरा सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप ये अप्रोच लगाइए। देख, मैंने यहाँ झर्क दिया, झर्क देने से क्या हुआ, हमारा टेंशन का फोर्स सडन यहाँ पहुंचा, बहुत ही कम टाइम के लिए हमारा टेंशन फोर्स यहाँ बहुत ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे टेंशन पहुंचेगा तब तक क्या होगा, तब तक कि ये चीज़ टूट चुका होगा। टेंशन का फोर्स क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिट होगा धीरे 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 वहाँ पे। जब आपने झटका दिया, क्या दिया, एक ही बार में सडनली झटका दिया, तो आपका जो टेंशन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि झटका दिया गया। झटका का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स लगाया गया। जब बहुत ही कम टाइम के लिए क्या हुआ, फोर्स लगाया गया, तो सडनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेंशन क्रिएट हो गया, हाई टेंशन क्रिएट हो गया, और हाई टेंशन क्रिएट होने की वजह से यहाँ से ये टूट गया, यानी ये बीसी वाला पार्ट टूट जाएगा, द पोर्शन बीसी विल बी ब्रेक। हाँ, लेकिन ये कंडीशन रहा था कि अगर मैं इस डोरी को पकड़ लिया उसी को और धीरे 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 खींच रहा हूँ, अब हमारा टेंशन क्या होगा, धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ऊपर से ही तोड़ देगा। लेकिन इस बार हमारा क्या, डोरी यहाँ से क्यों टूटा, रीजन इसका ये था कि मैंने इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे फोर्स लगाया, और वो फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा था, तो यहाँ टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वही क्वेश्चन कर रहे हैं, इन द अबव क्वेश्चन, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में, इफ स्ट्रिंग सी स्ट्रेच स्लोली, देखिए वो क्वेश्चन आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में एक कह रहा है कि अगर मैं स्ट्रिंग सी को स्लोली खींचूं, धीरे धीरे खींचूं, तो आप जब धीरे धीरे खींचोगे ना, टाइम लेके खींचोगे, तो धीरे धीरे टेंशन आपका क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिट होते होते यहाँ तक आ जाएगा टेंशन। अब जब टेंशन यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया, तो ये इस पॉइंट से ये टूट जाएगा। तो इस वाले केस में BC वाला पार्ट टूटेगा, यानी कि B विल बी राइट आंसर। और सेकंड में कह रहा है जब धीरे धीरे आप तोड़ोगे तो A से लेके B वाला पार्ट टूटेगा, AB, द पोर्शन AB विल ब्रेक, A इज योर राइट आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इनर्शिया हाई और लो वाला इसे मत लगाइएगा, हाँ वहां से क्या होता है, बहुत लोग बच्चे मिस्टेक करके आए हैं। प्रीवियसली जितने बच्चे किए हैं तो उन लोग मुझे बताते हैं हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो आपके कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन थे, ठीक है, एम्स लेवल के। तो बच्चों से बात होता रहता, तो उन्होंने बताया सर हाँ मैंने लगा के आया और कॉन्सेप्ट ये था, तो वो इनर्सी वाले कंसेप्ट से लगा के आए थे बच्चे, थोड़ा सा गलती हो गया था उन लोग से, तो मार्क्स भी कट गए थे। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कोई वस्तु तब तक एक समान रूप से गति करती है जब तक कि, देखो भाई सिंपल बात है, कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन तब तक करेगा जब तक कि उस पर लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। और जहां पे ही उसके ऊपर लगना शुरू हो गया फोर्सेस, तो वो फिर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, एक समान गति बदल जाएगी। कर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बीइंग डिक्रीज, मतलब इस पे लगने वाला फोर्स घटाया जाए। भाई फोर्स ही नहीं लगाना है, घटाने बढ़ाने की बात छोड़ो, गलत है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इट इज जीरो, इस पर परिणामी बल शून्य हो, मतलब कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो, मान लो कोई इधर से फोर्स लगा दिया, कोई इधर से फोर्स लगा दिया, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। आप एरोप्लेन को देखे हो, एरोप्लेन को आप कभी देखिएगा तो ऊपर जब हवा में उड़ता है ना, एरोप्लेन में क्या होता है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, उसका नाम होता है वेट फोर्स mg, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये यूनिफॉर्मली एरोप्लेन चलता रहता है। तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट जीरो, हाँ इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट बोले, नेट बोले, इक्विवेलेंट बोले, कह रहा था रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल ऑफ इट्स रोटेशन, रोटेशन हो ही नहीं रहा है, गलत है।
द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट्स इंक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं करना, ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, हमको फोर्स ही इसके ऊपर नहीं लगाना है। या तो लगाइए तो क्या लगाइए, बैलेंस्ड फोर्स लगाइए। बैलेंस्ड फोर्स लगाने का मतलब क्या होता है, जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना ही पीछे लगे। अगर किसी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उस कंडीशन में वो बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, एनएलएम फर्स्ट। हाँ, कह रहा है दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.5 kg ऑफ गैस पर सेकेंड। हमारे पास कोई रॉकेट है, दिवाली का कोई रॉकेट है, और वो 0.5 kg पर सेकेंड, यानी कि हमारा dm/dt दिया है। अब कहें dm/dt कैसे, m क्या होता है बच्चे, मास होता है, तो मास दिया 0.05 kg, हाँ पर सेकेंड बोला, मतलब कि ये प्रति सेकेंड, मतलब नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया। तो अपने को क्या दिया, dm/dt, यानी कि मास के खत्म होने का रेट दिया है। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी अपन को दे रखा है 400 मीटर प्रति सेकेंड। द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन अ रॉकेट, फोर्स अपने को बताना है। तो बच्चे इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप लगाओगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। वो कहता है F इज टू डी पी अपॉन में डी टी, न्यूटन का सेकेंड लॉ ही तो है। अच्छा, डी ऑफ पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाई डी टी। इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसको बाहर ला दो, तो अंदर बचेगा dm/dt। बच्चे देखिए वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 400 मीटर, 400 मीटर पर सेकेंड। dm/dt मास के इजेक्ट होने का रेट कितना है, 0.05 kg प्रति सेकेंड। एक काम करो, ये दो जो जीरो है ना, इसको दोगे तो ये डेसिमल के बाद 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका प्योरली 4, ये बच जाएगा प्योरली 5, 4 × 5 = 20 न्यूटन। तो रॉकेट पे लगने वाला जो प्रणोद बल है, हिंदी में बोलते, अच्छा नहीं त्वरक है यहाँ पे, एक्सेलरेटिंग जो फोर्स है वो 20, देखिए डाइन बोला है, गलत है, डाइन क्या होता है, CGS होता है, 22 नहीं, 1000 नहीं, 20 न्यूटन इज योर राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर right answer. Any doubt you can ask with me. जरा भी चिंता नहीं लेना, जो क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हो, हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चे कभी ए जेट बोले चाहे रॉकेट बोले, हाँ तो रॉकेट क्या होता है, ऐसे नीचे की तरफ गैस फेंकती है, ऊपर की तरफ ये उड़ती जाती है, हाँ तो होता है चेंज इन मोमेंटम। इसके मोमेंटम में जितना चेंज आएगा ना, उतना ही इसके ऊपर फोर्स लगता जाएगा और ये ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये रॉकेट हुआ चाहे जेट इंजन हुआ, वो सभी काम करता है संवेग संरक्षण के नियम पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। द्रव्यमान तो संरक्षित है ही नहीं यहाँ पे, वो क्यों नहीं संरक्षित है मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान बच्चे इसलिए संरक्षित नहीं है क्योंकि जो गैस है dm/dt के रेट से नीचे फेंक रही है, तो गैस क्या हो जाएगा, वहां पे मास का लॉस हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण, मास नहीं संरक्षित तो ऊर्जा कहाँ से होगा। कोणीय संवेग संरक्षण आएगा नहीं, कोणीय मतलब एक एंगुलर सर्कुलर फॉर्म में, तो सीधा से जा रहा है। तो बच्चे आप लगाओगे, ये भी गलत है, संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। योर आंसर विल बी बी, बी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए रॉकेट कैन गो वर्टिकली अपवर्ड, कोई रॉकेट है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक, कैन गो वर्टिकली अपवर्ड इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज, पृथ्वी के वायुमंडल में रॉकेट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करता है। रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे पीछे गैस छोड़ता रहता है, वही गैस से क्या मिलता है उसको, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स मिलता है। नीचे की तरफ उसके गैस ने एक्शन किया तो उस गैस की वजह से उसके रॉकेट में रिएक्शन मिला और रॉकेट ऐसे उड़ता जाता है। यही इसका मेथड उड़ने का। तो रीजन क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज लाइटर देन एयर, वायु से हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑफ ग्रेविटेशन पुल, ऑप्शन ये भी गलत है, क्या सन तुमको खींचेगा ऊपर की तरफ, आ जाओ।
कह रहा है नेक्स्ट, इट हैज फैन विच डिस्प्लेस मोर एयर पर यूनिट टाइम देन द वेट ऑफ द रॉकेट। नहीं, ये भी गलत है। कह रहा ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉकेट बाय गैस इजेक्टेड बाय इट, उत्सर्जित गैस के द्वारा रॉकेट पर लगाया गया आरोपित बल। मींस जो गैस निकल रहा है नीचे की तरफ जो गैस निकल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता जाएगा, रॉकेट ऊपर उड़ता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कह रहा है ए बॉल ऑफ मास m मूव्स विथ वेलोसिटी v, या स्पीड v, इट स्ट्राइक्स नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू विथ बॉल, रिफ्लेक्टेड बैक नॉर्मली, इफ इट्स टाइम कॉन्टैक्ट विथ t, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन वॉल। कह रहा है कि m द्रव्यमान की एक गेंद v चाल से एक दीवार से लंबवत टकराती है तथा उसी प्रकार लंबवत वापस लौटती है। यदि दीवार के साथ गेंद का संपर्क समय t हो तो गेंद द्वारा दीवार पर आरोपित बल क्या होगा। तो भाई अगर बल का मेजरमेंट करना हो तो हमको याद करना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, p2 माइनस का p1 अपॉन में डेल्टा t। p2 मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, और p1 मतलब इनिशियल मोमेंटम। देखिए इसको कैसे करोगे, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक दीवार है, ये कोई m मास का कोई एक बॉल है, ये गया ये गया ये गया, v वेलोसिटी के साथ गया। नॉर्मली का मतलब होता है ये 90 डिग्री बना है, गया और जाने के बाद क्या होगा, ये वापस आएगा। जब ये जा रहा था तो मान लेते उसमें मोमेंटम p1 था, p1 क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी v। अब बच्चे एक बात देखिएगा, इधर पॉजिटिव का x है तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस का mv, वापस आएगा सेम बॉल का मास सेम वेलोसिटी, p2 क्या हो जाएगा माइनस का mv। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव x की तरफ आ रहा है। अब इसका चेंज निकालो बच्चे, चेंज क्या हो जाएगा, p2 माइनस का p1, p2 कितना दिया है माइनस का mv, और माइनस p1 कितना है mv, माइनस mv माइनस का 2 mv, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया माइनस का 2 mv। अगर आप इस चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बता दो तो सिंबल कट जाएगा, यानी सिंपल से आएगा 2 mv आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम बच्चे आ जाएगा 2 mv अपॉन डेल्टा टी। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट क्वेश्चन में बोल रखा है क्या है, यहाँ देखिए टी बोला है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, तो डिवाइड बाई टी, जे फोर्स लगेगा उसके ऊपर 2 mv बाई टी। देखो 2 mv बाई टी कहाँ है, देखो mv बाई 2t है, mvt है, mv बाई t है, 2 mv बाई t। ए इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, किसी निकाय का संवेग संरक्षित होता है। तो किसी भी निकाय का संवेग तभी संरक्षित होगा जब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। जब किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तभी हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है। कैसे, आइए बताते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू होता है dp अपॉन में dt, dp अपॉन में dt। मैं कहता हूं हमारा जो f एक्सटर्नल है वो जीरो है, f एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। तो बच्चे मेरा dp अपॉन dt, dp अपॉन में dt वो क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स आप देख सकते हो टाइम के साथ जब हम लोग मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो किसी का डिफरेंशिएशन जीरो तभी आता है जब वो चीज कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो यहाँ dp बाई dt किया जा रहा है, यानी कि t के रिस्पेक्ट में p का डिफरेंशिएशन करने पर हमको जीरो मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा p क्या है, हमारा p है कांस्टेंट। जब p हमारा कांस्टेंट है तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो मिला। इसका मतलब द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। कब, जब उस पर लगाया गया फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। कह रहा है, क्या बोल रहा है कि संरक्षित तो हमेशा, ऐसा नहीं है, कभी नहीं, ये भी गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, हाँ ये सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी क्या हो, अनुपस्थिति हो, एब्सेंस हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। हाँ थोड़ा सा ये लिफ्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। लिफ्ट प्रॉब्लम जो आता है अभी से समझ लिए तो काफी बेटर रहेगा। चलिए मैं बताता हूं ये लिफ्ट प्रॉब्लम। मुझे ये ग्रीन पसंद है, ये लाइन पसंद है,
ले लेता हूँ लाइन। देखो भाई लिफ्ट प्रॉब्लम, ओहो ये तो एरो है यार, नहीं मुझे लाइन चाहिए मेरे को। ये लेते हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम, हम जानते हैं बच्चे इसमें लिफ्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन गलत करके आएंगे, इसलिए आई विल ट्राई कि आप लोग लिफ्ट प्रॉब्लम को सही से करके आओ एग्जाम में। देखो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। क्या विजिबिलिटी है क्लियर? लेट मी चेक, या परफेक्ट परफेक्ट। लिफ्ट प्रॉब्लम देखो बच्चे, ये मान लो एक लिफ्ट, ओहो ये मान लो एक लिफ्ट है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मिटाओ ना इसको। इसको लेते हैं, कलर ब्लैक रखते हैं। ये देखो यहाँ कोई एक लिफ्ट है, यहाँ भी कोई एक लिफ्ट है, यहाँ भी कोई एक लिफ्ट है, यहाँ कोई एक लिफ्ट है, यहाँ कोई एक लिफ्ट है, यहाँ कोई लिफ्ट है। आप समझाते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। मान लो लिफ्ट के अंदर कोई एक आदमी है, लिफ्ट है, आपको तो पता होगा लिफ्ट ऐसे डोरी से बंधा होता है, तो मैं बांध के नहीं दिखा रहा हूँ। कोई आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो एक बात तो फिक्स है कि उसका जो वेट फोर्स है नीचे की तरफ लगेगा mg। ये जो mg होगा बच्चे किससे बैलेंस होगा? ये mg बैलेंस होगा इससे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r से। कोई इसको n से भी लिखता है, कोई r से भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो ऐसे क्या करते हैं, हम बना लेते हैं बंदे ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हम कुछ केसेस की बात करेंगे। इसका नीचे mg लग रहा है, ऊपर r लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r लग रहा है। कार्टूनिस्ट डायग्राम अच्छा लगता है मुझे बनाना, नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ, क्योंकि लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिफ्ट प्रॉब्लम को जान लो। ऊपर r, नीचे mg, ऊपर लग रहा है। केस वन, जब मेरी लिफ्ट क्या हो, रुकी हो, व्हेन लिफ्ट क्या हो, रुकी हो। जब कोई बच्चे लिफ्ट रुकी हुई होती है तो जरा देखिए, उस कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन R होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। लिफ्ट क्या है, रुकी है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg को बैलेंस करेगा, इस तरह आएगा। कहीं आपकी लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर वेलोसिटी इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। जब हमारा ये लिफ्ट कांस्टेंटली ऊपर जा रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में भी हमारा r क्या होता है, mg के बराबर होता है। r क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। अच्छा, कोई हमारी जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है। फिर वही बात, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जब हमारे लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो हमारा r होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। मीन्स इसका नॉर्मल रिएक्शन mg आपस में बैलेंस्ड होंगे। कहीं हमारा लिफ्ट अब a एक्सेलरेशन से हमारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है। लिफ्ट कहाँ जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कैसे, a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसका कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ओके, इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब होगा कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स हम लोग कंपेयर करेंगे r बड़ा कि mg बड़ा, r बड़ा कि mg बड़ा, r बड़ा कि mg बड़ा। तो r और mg में जब आप कंपेयर करोगे ना, तो जिधर भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वाला चीज बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर है, तो और r और mg में अगर आप कंपैरिजन करोगे r बड़ा होगा, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा।
और जब कोई चीज बड़ा ऊपर है और नीचे छोटा है तो जो नेट वैल्यू होता है ना वो होता है आर माइनस का एम जी। आर माइनस का एम जी वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा एम ए के बराबर। किसके इक्वल, एम ए। ये मैं कहां से लिख रहा हूं, न्यूटन का सेकंड नियम। वो क्या कहता है, एफ नेट होता है, एफ नेट होता है एम ए के बराबर। किसके बराबर, एम ए के बराबर। ठीक, एफ नेट इक्वल टू एम ए के बराबर। तो ये जो नेट फोर्स आया है, नेट फोर्स क्या, आर वाला बड़ा एम जी वाला छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा ये नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू एम ए। अगर आप यहां से आर निकालना चाहो तो आर क्या हो जाएगा, आर इज हो जाएगा एम जी प्लस का एम ए एंड यू विल टेक m कॉमन, आंसर विल बी g प्लस का a। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। और जब लिफ्ट कैसे आ जाए, लिफ्ट नीचे आ रही, नीचे आ रही, और एक्सेलरेशन इस बार क्या है, नीचे। मैंने नहीं बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है। जब एक्सेलरेशन बच्चे नीचे रहता तो कौन बड़ा होगा, इस बार mg बड़ा होगा। तो आप लिखोगे mg माइनस का r किसके इक्वल होगा, ma के बराबर होगा। किसके बराबर, ma के बराबर। एक काम करो, ma इधर लो, r को उधर फेंको, तो mg माइनस का ma इज इक्वल टू r। टेक कॉमन m, g माइनस का a इज इक्वल टू r, मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस का a। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। इधर तुम्हारा हो जाएगा आर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जी प्लस का ए, मीन्स ऊपर की तरफ जाने पे क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जी में ऐड हो जाएगा, और नीचे की तरफ आओ तो आपका एक्सेलरेशन जी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइए बात करते हैं। अभी कभी लिफ्ट चल रही होती है और सडनली लिफ्ट टूट जाए, सडनली लिफ्ट क्या हो जाए, टूट जाए, लिफ्ट नहीं टूटे, सॉरी, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा। लिफ्ट की अगर डोरी टूट जा रही है तो पता है क्या होगा, तो मान लीजिए लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ए एक्सेलरेशन से आ रही थी, तो आपने ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, आर इज इक्वल टू क्या, एम ब्रैकेट में जी माइनस का ए, ये फॉर्मूला आपने चेंज दिया यहाँ पे, तो जी माइनस का ये फॉर्मूला लगा दिया। मैंने बोला कि लिफ्ट की डोरी टूट गई, लिफ्ट की डोरी टूट गई। अब जब लिफ्ट की डोरी टूट गई तो क्या होगा, लिफ्ट की डोरी टूटने से होगा ना बच्चे कि लिफ्ट अब जब नीचे आएगा ना तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए नहीं जी, मींस जब वो लिफ्ट की डोरी टूट गई तो अब जो आपका एक्सेलरेशन ए जो काम कर रहा था, अब वो ए पता क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा जी के, ए इक्वल्स टू जी हो जाएगा। वो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी के बराबर। जी कहाँ लगता है, अर्थ लगाती है नीचे की तरफ तो वो जी बन जाएगा। अब देखो आर इज इक्वल टू एम, अंदर क्या है जी और माइनस, अब एक जगह क्या लिखोगे जी, तो जी में से जी गया जीरो, तो आर बराबर क्या आ जाएगा जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा जीरो। अगर बच्चे नॉर्मल रिएक्शन मीन्स ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हुआ है, जीरो हो जाए, नीचे, अब नीचे की तरफ तुमने लगाया एम जी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या मिला, ऊपर की तरफ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो पता है क्या हो जाएगा, तुम वहां बैलेंस नहीं हो पाओगे, तुम्हारा सिर जाके लड़ जाएगा लिफ्ट में। आ रहा समझ में, आपका जो सिर होगा वो जाके ऊपर लड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बैलेंस करने वाला ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है। ऊपर की तरफ काम करने वाला जो फोर्स था नॉर्मल रिएक्शन, वो लिफ्ट के टूटने वाले केस में क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो आपका जो सर है वो जाके लिफ्ट के दीवार में सीधे लड़ेगा, ठीक है। और जब सीधे लड़ेगा तो आपका जो हंसमुख चेहरा जो है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसा होगा। ये जो हंसने वाला जो चेहरा है, अभी तक जो लिफ्ट में सब चेहरा बना के रखे थे कि हाँ मैं लिफ्ट में ट्रेवल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो यूं हो जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा। नहीं, तो हंसने वाला हो गया, सिर लड़ा है ना, ये ऐसा हो जाएगा चेहरा, और यहाँ पे बन जाएंगे तारे, बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे। ऊपर काम करने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा बच्चे वो जीरो हो जाएगा, तो हमें कोई बैलेंस करने वाला ही नहीं रहा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत काम की चीज़ है। मैं स्क्रीन विजिबिलिटी भी देख लेता हूँ साथ साथ। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हालांकि आपने भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ।
कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखिए फटाक से क्वेश्चन कितने सॉल्व होते हैं। अच्छा ये तो कुछ और आ गया। इधर देखो, कह रहा है इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज कैरिड बाय अ लिफ्ट, ठीक है लिफ्ट के साथ ले जा रहे हैं विद अपवर्ड, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ओके फिक्स है, अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ले जाओ अच्छी बात है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर, पहला बोला है कि द रिएक्शन ऑन फ्लोर लिफ्ट अपवर्ड द वेट ऑफ mg बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड। कह रहा है कि इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज कैरिड बाय अ लिफ्ट मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर ले जाएंगे, हाँ देन द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी आर, पहला कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन आर मीन्स कि नीचे नॉर्मल रिएक्शन काम कर, इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया आर, द वेट mg द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg नीचे लग रहा है, r और mg की ये कहानी है। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है r और mg इस तरह हो तो आप बताइए क्या होने वाला है, और जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो r भी ऊपर लग रहा है, mg भी ऊपर लग रहा है। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया है जब कभी हमारी लिफ्ट कैसे आती है, ओह नो वेयर इज माय कंसेप्ट, कंसेप्ट ए एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन के साथ जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आर इसको क्या होता है, m ब्रैकेट में g प्लस का a हो जाता है, g प्लस का a होता है, कहाँ गया, r इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, r इज इक्वल टू एम जी प्लस का एम ए, ये है माइनस तो होगा नहीं, बी इज योर राइट आंसर। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एम जी प्लस का एम ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ए मैन फायर अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ओके पहले अपने को मास दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम दिया मास 200 ग्राम, एंड स्पीड बच्चे बोल रखा है इसका 5 मीटर प्रति सेकंड, v इसको हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। कभी ग्राम में आता है ना तो आप इसको केजी में बदल लो, केजी में कैसे बदलोगे, डिवाइड बाई 1000 कर दो, तो ये जो ग्राम है ना वो इस बार केजी में बदल जाएगा, ये काम कर लेना। कह रहा है ए मैन फायर अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द गन इज ऑफ 1 kg मास। अच्छा जो मास है गन का वो बोल रहा है 1 kg है, 1 kg है। बाई वॉट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड, ओहो यहाँ फिर पूछ रहा है वेलोसिटी, तो बच्चे इसको मास m1 मानो, वेलोसिटी v1, मास m2, वेलोसिटी v2। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि देखिए यहाँ पे बोल दिया एक मास एक वेलोसिटी, एक मोमेंटम बन गया, एक मास एक वेलोसिटी दूसरा मोमेंटम बन गया। अब यहाँ आप लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कहता है कि पहले का मोमेंटम m1 v1 बाद का मोमेंटम m2 v2 बराबर होता है। m1 कितना है आपके पास 200 अपॉन में 1000 इंटू v1 कितना है आपके पास 5, m1 कितना सॉरी m2 कितना है 1, वेलोसिटी बाद वाली निकालनी है तो 5 के मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा v1 जा v, और 5 दूनी 10, 2 जीरो पहले था और डिवाइड में नीचे 1000 है, इससे कटा 1 टाइम्स में, तो वेलोसिटी आपका आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड से आप रीबाउंड होगे। 0.1 गलत, 10 गलत, 1 सही, गलत है। सी इज योर राइट आंसर। कैसे देख लीजिए बोर्ड पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने लगाया, आपके सामने आंसर लेके आ गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट इंजन लिफ्ट बाय रॉकेट फ्रॉम अर्थ सरफेस हॉट गैस विथ इंजन वेलोसिटी। ये तो मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन रॉकेट वाला कराया गया है, एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि एक रॉकेट इंजन है वो लिफ्ट होती है, उठती है फ्रॉम द अर्थ से, क्योंकि हॉट गैस विथ हाई वेलोसिटी। कह रहा रॉकेट का इंजन
रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है। सही बात है, क्योंकि रॉकेट से अत्यधिक वेग से निकलने वाली गर्म गैसें उसे ऊपर की तरफ धक्का देती हैं। पुश अगेंस्ट द अर्थ, ये हो गया। पुश अगेंस्ट द एयर, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट, हीट अप द एयर एंड लिफ्ट द रॉकेट। कह रहा पृथ्वी के विरुद्ध बल लगाती हैं, हवा के विरुद्ध बल लगाती हैं, रॉकेट के विरुद्ध प्रतिक्रिया बल लगाती है तथा उसे ऊपर की तरफ, हाँ ये सही, हीट अप लिखा है, हवा को गर्म कर देती है जो रॉकेट को ऊपर उठा देती है, ऐसा गलत है। ये हो सकता है रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप मीन्स रॉकेट इंजन लिफ्ट अ रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैसेस विथ हाई वेलोसिटी, वो नीचे की तरफ, देखो जो गर्म गैसें नीचे की तरफ निकल रही हाई वेलोसिटी के साथ, वो क्या करती हैं, वो रिएक्ट करती हैं अगेंस्ट द रॉकेट, रॉकेट के अगेंस्ट में रिएक्शन देती है और उसको पुश इट अप, ऊपर की तरफ ढकेल देती है। तो सी इज योर परफेक्ट आंसर। जो हमारी गैसेस हैं वो पृथ्वी के विरुद्ध थोड़ी ना काम करेगी। गैस अगर पृथ्वी के विरुद्ध काम करने लगे तो ये बहुत बुरी बात है। कहाँ सेट था गाइस, मैं इसको सेट नहीं करता हूँ बिकॉज आई एम वेरी लेजी पर्सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको सेट नहीं करता हूँ, बाद में धोखा मिल जाता है। तो आंसर नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, संवेग का सबसे निकट संबंध है, संवेग मतलब कि मोमेंटम, पी का सबसे निकट संबंध किसका है, एम वी का, मोमेंटम का सबसे निकट संबंध। तो अच्छे बहुत लोग लगा के तो आ जाएंगे फोर्स, वो गलत है। क्यों, हाँ वो मतलब सही सोचते हैं कि हम लोग न्यूटन्स का लॉ पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स, तो फोर्स लगा देंगे, ए आंसर विल बी रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे संवेग का सबसे निकट संबंध, इसने रिलेशनशिप पूछा है, तो रिलेशनशिप आता है मोमेंटम एंड इंपल्स का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लो कॉपी में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is called as the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is called as, तो फोर्स हो जाएगा, हाँ फोर्स हो जाएगा, लेकिन फोर्स ना होगी, आप क्या लिखेंगे, इम्पल्स। क्या लिखोगे, इम्पल्स। इम्पल्स भी एक तरह का फोर्स है, क्या है, इम्पल्स भी एक तरह का फोर्स है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे मान लो एक फोर्स है। इम्पल्स होता क्या है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए लगाया जाने वाला फोर्स इम्पल्स कहलाता है। यहां पे एक वर्ड लिखा है द रेट ऑफ चेंज, इसको अगर तुम काट दो, द रेट को काट दो, सिंपल लिख दो कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज, अगर बोले द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स, ध्यान दो बच्चे, अगर बोले द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called as, the rate of change of momentum is called as force, but change of momentum is called as impulse. impulse कैसे, impulse क्या होता है पहले देखो, impulse बेसिकली कुछ नहीं, फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स का टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो impulse बन जाता है। हाँ? इसका एग्जांपल, कांटी कभी देखना किसी दीवार में आप ठोकना, तो हथौड़ी को आप देखते होगे बहुत मारा जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के, और जैसे ही लगता है तब तक हटा लेते हैं। तो बहुत ही कम टाइम के लिए क्या करते हैं हम लोग, फोर्स लगाते हैं। कभी देखना कोई बैटमैन है जो शॉट्स मारता है, तो बॉल आ रही है, इसने बैट को घुमाया, फटाक से मारा, तो देखिए बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत लंबा फोर्स लगा दिया उसने क्या दिया, इंपल्स दिया। कोई जो गेंदबाज होता है वो गेंद कैसे पकड़ता है, तो अब देखिएगा तो ऐसे गेंद पकड़ेगा और बहुत ही कम टाइम, वो चाहता है उसके हाथ में चोट ना लगे, तो बॉल को पकड़ के तुरंत वो पीछे खींचता है, वो मोमेंटम में, वो बॉल के मोमेंटम में चेंज करता है ताकि इंपल्स क्रिएट हो, और वो इंपल्सेस क्या उसको इंजरी से बचाए। कैसे, चलो मैं बता दूं, आपने पढ़ा है ना, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, F इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी पी, F इंटू डी टी क्या है, F इंटू डी टी मतलब फोर्स इंटू टाइम क्या हो जाएगा, इम्पल्स, आई हो गया, और यहाँ हो गया डी पी, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम क्या बनाता है, इम्पल्स बनाता है। डी इज योर राइट आंसर।
जोश में इसको मैं खराब कर देता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी लग गया, इम्पल्स हुआ, ठीक है। बी, बी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 300 मीटर प्रति सेकंड। कोई एयरक्राफ्ट है वो 300 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है। इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स बैलेंस देन, कह रहा है कि कोई एयरक्राफ्ट है वो 300 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है। एयरक्राफ्ट है, आगे चला 300 मीटर प्रति सेकंड, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कह रहा है बैलेंस। बैलेंस मतलब कि जीरो है, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसको। एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड इफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। एक वायुयान 300 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि वायुयान पर कार्य करने वाले सभी बल का लगने वाले सभी बल क्या संतुलित हो तो इट स्टिल मूव विथ सेम वेलोसिटी। या यही सही हो जाएगा, ये सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है इट विल जस्ट फ्लोटिंग। अरे तैयार करने के तो फालतू बात है, आप ये लगा लीजिए, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसी बेस पे क्वेश्चन है। 37 द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी मैंने कराया था इसके पहले क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम। बड़ा क्वेश्चन देखते ही पता नहीं बच्चे क्यों डर जाते सब लोग कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अरे बहुत अच्छी चीज होती है जब कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो हमें बहुत सारी वो चीजें बता जाता है। एग्जामिनर जितना बड़ा क्वेश्चन देता है ना, उतना ज्यादा मुझे डाटा दे देता है और वो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही होती है साइकोलॉजी, बच्चों के दिमाग के साथ खेलना। लंबे क्वेश्चन दे दो, डर जाए, क्वेश्चन गलत कर बैठे। हालांकि वहीं आप माइंड को काम रखो थोड़ा सा, फिर देखो ना क्वेश्चन आप पढ़ो, एनालाइज करो, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो द वेट ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर बैलेंस्ड बाय। कोई एरोप्लेन है हवा में उड़ता है, उसका जो वेट है कैसे बैलेंस होता है। तो ये एरोप्लेन है, इसके नीचे वेट लगा है mg। मैंने इसके पहले समझाया था कि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स कहोगे नहीं पढ़ाया मैंने, अभी मैं दिखाता हूँ मैंने पढ़ाया है। कहीं ना कहीं तो एरोप्लेन में बना रखा होगा। एरोप्लेन 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 एरोप्लेन, ये रहा। कहीं ना कहीं कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड होता है बच्चे। हाँ, कंसेप्ट इज ऑलवेज लिंक्ड। तो पहला कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट क्रिएटेड बाय एयर करंट स्ट्राइक द लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स। हवा की धाराओं द्वारा पंखों की निचली सतह पर टकराने से उत्पन्न प्रणोद का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। फोर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ गैस इजेक्टेड बाय द रिवॉल्विंग प्रोपेलर। घूमने वाले प्रोपेलर द्वारा पहिए गैसों द्वारा प्रतिक्रिया के कारण बल। हटाओ अपथ्रस्ट, ये तो दोनों फालतू बात कर रहा है। अपथ्रस्ट ऑफ द एयर विच विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द प्लेन। हाँ ये बात सही लग रही। नेक्स्ट है फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस द विंग क्रिएटेड बाय डिफरेंट एयर स्पीड। पंखों के बीच उत्पन्न होने वाली निचली सतह के बीच में अलग अलग गति के कारण उत्पन्न दबाव अंतर के कारण बल। हवा का उत्प्लावन बल जो विमान के समान आयतन वाली हवाओं के बराबर। हाँ ये बच्चे ठीक रहेगा। अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है ना, उसको ऊपर की तरफ फेंकता है, ये आंसर सही रहेगा। हालांकि कुछ कुछ हद तक ये भी सही है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए हमको बर्नौली थ्योरम की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ डाटा इसे और भी देना होगा, तब जाके बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज सही है। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ए बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव अ कांस्टेंट। इसमें से बताओ कि किसी का अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू mv। अगर v और P में देखो P क्या है कांस्टेंट, तो मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है उसका, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी हो जाएगी कांस्टेंट। बी आंसर। अरे आ रहा है बी योर राइट आंसर। कह रहा है कि ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड। मास अपने को दे दिया 150 बटे में 1000 केजी। केजी में बदलना होता है ना, 1000 डिवाइड करके। एक्सेलरेशन बोल रखा है उसका कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ, व्हेन हिट बाय ए फोर्स विच एक्ट ऑन इट 0.1 सेकेंड। अच्छा, टाइम अपने को दे रखा 0.1 सेकेंड, ये अपने को दे दिया टाइम।
द इम्पल्सिव फोर्स F बताओ क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स बताओ क्या हो जाएगा। इम्पल्सिव फोर्स देखिए हम निकाल सकते हैं, एक होता है F इक्वल्स टू एम ए और एक होता है I इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। इम्पल्स तो ये होता है, एक काम करो ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, I इक्वल्स टू हो जाएगा M इंटू ए इंटू टी ऑलरेडी है, माँ एम ए मास कितना दिया है 150 बटे में 1000, ए एक्सेलरेशन दिया है 5 इंटू टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं सॉल्व। देखो तो कैसे सॉल्व करें, एक काम करो डेसिमल हटाओ, नीचे फिर एक जीरो बढ़ेगा तो आपका आ जाएगा 150 इंटू 5, 1 का कोई मतलब नहीं है और नीचे है 10,000 है। तो इसको ऐसे करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया तो हो जाएगा 15 इंटू 5, इसको ऐसे कर लो तो 100 इंटू 10 ऐसे कर लें, 100 इंटू 10 वही 1000 ही तो है। तो देखो 5 इकन्ना में 5, अब 5 बिसाएं 100, ठीक, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक, 3 बटे में 20 आ गए, 3 छक, अब 3 बटे 20 जरा देखो तो कितना होता है, 3 कितना है 20 नीचे है, अगर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक होगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। 20 डिवाइड बाई 3, 20 सेकेंड में 20, 10 जीरो लगाओ, 20 25 100, 0.15 न्यूटन, हाँ ये आपका सही हो जाएगा 0.1, हाँ ये सही है 0.15 आपका हो जाएगा 0.15 न्यूटन सेकेंड। तो ये आ जा रहा है, ये तो 1.2 है तो ये तो गलत हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, 0.3 है ये भी नहीं होगा, ये भी कुछ ज़्यादा हो गया, ये 0.5 आ रहा है, 1.5 होना चाहिए, 1 के बाद 5 होगा, बी इज योर राइट आंसर। ऐसे कर लेंगे इम्पल्स, कैलकुलेटिव मिस्टेक वैसे नहीं है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्सेस मे नॉट बी रिक्वायर टू कीप, निम्न में से किस स्थिति में बल की आवश्यकता नहीं होगी, कण की वृत्तीय गति में, कण की रेखीय गति में, कण का संवेग स्थिर रखने में, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कण का त्वरण स्थिर रखने में। कह रहा है कि हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, मीन्स हमारे फोर्स की वैल्यू 0 है। हाँ, अगर हमारा क्या हो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, हाँ पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो कांस्टेंट रखना हो तो हमें फोर्स की जरूरत नहीं होती। क्यों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा रखा था, अगर आपको याद हो यहाँ पे कि जब फोर्स क्या होता है 0 होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट, इसलिए बोला क्वेश्चन ऐसे बोला है अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो किसकी जरूरत नहीं है, फोर्स की जरूरत नहीं है, फोर्स 0 है, फोर्स 0 मोमेंटम कांस्टेंट, इसी के अराउंड तो घूमेगा सारा कहानी। ओके 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ए थीफ मतलब चोर स्टोल ए बॉक्स, चुरा लेता है एक बॉक्स को फुल ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल, अरे वाह ज्वेलरी वाली भरा होगा तो उसमें ज्वेलरी में क्या अपना हीरा सोना चांदी ये सब भरा होगा, ठीक है। वेट ऑफ डब्लू वेट है उसका, एंड वाइल कैरिंग इट ऑन हिज बैक, अपने पीछे, चोर तो ऐसे ही चोरी करेगा पीछे रख के भागते हैं, चोर का इमेज ही ऐसे बना होगा कि चोर होंगे मुंह ढके होंगे और एक बैग में सब कुछ भर के ऐसे जा रहे होंगे, इस तरह ये चोर का इमेज है। लाइक दैट वाला कंडीशन बोल रहा है, या बच्चे इमेजिन करो। ही जंप, वह कूदता है कहाँ पे, डाउन ए वॉल ऑफ हाइट एच, ठीक है एक दीवार है एच हाइट की, उससे कूदता है फ्रॉम द ग्राउंड, बिफोर ही रीच द ग्राउंड ही एक्सपीरियंस ए लोड ऑफ, आहा कह रहा है एक चोर डब्लू भार का एक संदूक जिसमें कीमती सामान भरा है अपनी पीठ पर रखकर ले जाते हुए एच मीटर हाइट दीवार से नीचे कूदता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वह निम्न भार का अनुभव करेगा। देखो बच्चे हमारे पास एच हाइट का कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर ही हमारे चोर हैं जो क्या किया, ये पीछे पीठ में सामान वामान लादा है, अब ये कूद रहा है, तो ये हमारा अर्थ है। अर्थ पे गिरने से जस्ट पहले क्या रहा है, अच्छा जो बोरिया लिया है इस बोरिया का वेट डब्लू है, अर्थ पे आने से पहले मतलब अर्थ को टच करने से पहले ये कितना वेट का एक्सपीरियंस करेगा, तो बच्चे ये वेट का एक्सपीरियंस करेगा 0।
पूछोगे क्यों, तो आंसर है जो वेट होता है बच्चे वो होता है m इंटू जी, एम इंटू जी। जब ये कूद रहा होता है ना नीचे की तरफ, जब ये नीचे की तरफ कूद रहा होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल, हिंदी में मुक्त पतन। क्योंकि अगर अर्थ पे टक्कर मार लेता तब तो मानते इसके पास एक्सेलरेशन जी वाला कंडीशन ले लेते, लेकिन ये अर्थ को टच करने से पहले यानी हवा में है, हवा वाली कंडीशन है। जब हवा वाली कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, सॉरी हमारा एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वो भी जीरो हो जाता है, यानी हम हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ने वाला केस ये देखिए, लिफ्ट वाला जो मैं कराया था, ये वाला कंडीशन ले लो, ये कहाँ गया लिफ्ट, ये मैंने लिफ्ट पढ़ाया था, पूरे कंसेप्ट कराया मैंने। हाँ ये देखिए कंडीशन, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूटने का मतलब क्या है, लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है नीचे की तरफ, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो जी की तरह कंसीडर किया जाएगा, और जब जी की तरह कंसीडर किया जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो बन जाएगा। हमारा दीवार सर से इसलिए लड़ा क्योंकि दीवार आगे पैक्ड है, आगे दीवार क्या है, पैक्ड है, तो पैक्ड होने की वजह से हमारा दीवार लड़ जाएगा, सॉरी हमारा सर, हमारा सर दीवार में लड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका दीवार ओपन हो, तो दीवार कहीं खुला हो, तो तब तो आप आसमान में उड़ते जाओगे, उड़ते जाओगे, उड़ते जाओगे, उड़ते जाओगे, उड़ते जाओगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, चोर बना के कंसेप्ट कह रहे हैं ना, फिजिक्स को इधर तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। इधर देखिए, तो तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया गया है, इसको ये फ्री फॉल कराया जाएगा। कौन सा केस है, फ्री फॉल। तो यहाँ तो इनके सर पे कोई छत है नहीं, कोई दीवार है नहीं, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनका जी इफेक्टिव जो होता है वो जीरो हो जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हाँ, इसके छत पे कोई ऐसा है नहीं कि, मतलब इसके सर पे सॉरी कोई छत है नहीं कि उड़ेगा, तो यहाँ पे शून्य होगा उसका भार। फ्री फॉल कंडीशन में हमारा वेट शून्य हो जाता है, सिंपल सा है। कहीं आप देखो फ्री फॉल, क्या देखो, फ्री फॉल में आपका वेट क्या होता है, जीरो, और यहाँ जी नहीं, जी इफेक्टिव जीरो होता है। जी इफेक्टिव का मतलब होता है ए माइनस जी जो करके लाए। थैंक यू वेरी मच गाइज आज के इस लेक्चर से साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले आगे भी क्लास हम लोग करेंगे अच्छे से, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स बचे होंगे, वो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।